Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS। इस Utilitarian IAS के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इंडियन पॉलिटी की एक 2000 MCQs की सीरीज चला रहे हैं जिसमें दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 29। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम द फॉर्मेट एंड एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो। दिस इज द स्लाइड वेयर यू कैन सेल्फ इवेल्युएट योर सेल्फ बेस्ड ऑन कि आप लोग क्या स्कोर करते हो। नाउ अगेन आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम ऑन दीज टू स्लाइड्स। वी विल बी स्टार्टिंग टुडे दिस वीडियो विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन, द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। कहां से, किस एक्ट से बिगिनिंग आप लोग ट्रेस कर सकते हो? तो ऑफ कोर्स चार्टर एक्ट। अगर ये सारे एक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं और फैमिलियर सी, इस क्वेश्चन को करने का फायदा तभी है जब आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी का सिर्फ एक बार नहीं रिवीजन भी किया हो, है ना। बिकॉज एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो बिगिनिंग ऑफ ट्रेसिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कैन बी ट्रेस टू चार्टर एक्ट 1853 बिकॉज इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम वाज सेपरेटेड, है ना। अभी द गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो बोथ द डिसीजन, बोथ द फंक्शन दे वर परफॉर्मिंग, है ना। सेम काउंसिल, लेजिस्लेटिव भी और एग्जीक्यूटिव भी। अब जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग कर दी जाती है। क्या नंबर्स थे इन सब डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, और ये लेजिस्लेटिव विंग जो है वो मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। हेंस ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 562 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एसोसिएटेड विद द रिजर्वेशंस इन इंडिया? सो आर्टिकल 15, yes, it deals with reservation in the educational institution. Article 16, of course, reservation in the jobs. And Article 335, of course, this article also deals with the reservation in services, ठीक है। So 1, 2, 3, all three articles deals with the what you call reservation in India. Next question, 563. Consider the following statement with regard to office of prime minister. A person who is not member of either house of the parliament cannot be appointed as the prime minister. ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ना किसी भी राज्यसभा का मेंबर नहीं है, लोकसभा का मेंबर नहीं है, तब भी वो कैबिनेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो सकते हैं। 6 मंथ्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। आप सभी जानते हैं कि एक नॉन मेंबर भी 6 मंथ्स के लिए कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। सो दिस ऑप्शन बिकम इनकरेक्ट। हमें करेक्ट बताना है। सेकेंड स्टेटमेंट रीड करते हैं, एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर enjoys majority support into the Lok Sabha, he she cannot be dismissed by the president on any grounds. That's correct, है ना। सिर्फ एक एक्सट्रीम वर्ड को लेके आप स्टिक नहीं होना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो सेकेंड ओनली इज गोइंग टू बी द राइट स्टेटमेंट। Which of the following bodies enjoy a constitutional status and are non-permanent in the nature? All these bodies that you can see are the constitutional bodies, but इसमें से हमें बताना है जो कि non-permanent status है। तो इंटर-स्टेट काउंसिल कभी कभी फॉर्म होती है। फाइनेंस कमीशन सिमिलरली एवरी 5 ईयर फॉर सम डेज, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स और ईयर एंड हाफ, जब तक कि उनका काम कोरोना टाइम्स में जो फाइनेंस कमीशन, रिसेंट फाइनेंस कमीशन, उनका एक्सटेंशन दी गई थी। डिलिमिटेशन कमीशन एक्चुअली ये परमानेंट कमीशन है एंड स्पेशल ऑफिस, ये ऑफिस जो है आपका परमानेंट ऑफिस है। सो दीज टू ऑफिसेज आर नॉन परमानेंट इन नेचर एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल। सो 1 and 2 is going to be the right answer, A. Which of the following provisions find a mention in both directive principles of the state policy and fundamental? अब यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन, मेनी ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने डीपीएसपी को और फंडामेंटल ड्यूटीज को सही से नहीं पढ़ा है, फोकस से नहीं पढ़ा है, उन्हें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और इस क्वेश्चन में इक्वली कंफ्यूजन होने जा रहा है कि डीपीएसपी के कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो कि आपको बताना है डीपीएसपी में एंड फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में कॉमन है। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, सो यस दिस इज गोइंग टू बी कॉमन। डीपीएसपी में 42A के साथ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के साथ डील करता है एंड यहाँ आपके इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में 51AG नेचुरल एनवायरनमेंट, रिवर लेक्स, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, रिवर लेक्स के साथ डील करता है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर नहीं, ये सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपका डीपीएसपी में। प्रोमोशन ऑफ स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, अगेन ये भी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ये आपके डीपीएसपी में नहीं है। प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है, तो ये आपके डीपीएसपी में है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। हमें कॉमन बताने थे कि कौन से ऐसे इनमें से गिवन ऑप्शंस में से जो कि दोनों फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है और डीपीएसपी में। सो 1 ओनली हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज डी। 566 which of the following rights privileges are not enjoyed by OCI card holders? So
कैन दे कॉन्टेस्ट असेंबली इलेक्शन? नो दे कैन नॉट। सो ये हमारा आंसर का पार्ट है। वोटिंग इन द जनरल इलेक्शन? दे कैन नॉट वोट। अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक सर्विसेज? नो दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज IAS IPS ऑफिसर और दे कैन नॉट इवन सिट इन टू एग्जाम्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ दीज स्टेट सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, सो 1 2 3 दोनों में से कोई, तीनों में से कोई भी प्रिविलेज जो है OCI कार्ड होल्डर्स कैन नॉट एंजॉय। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल। दो प्रीएम्बल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन अप्रूव्ड। तो यस, दैट इज करेक्ट। सबसे लास्ट में प्रीएम्बल जो है अडॉप्ट किया। इट वाज नॉट वोटेड अपॉन, नहीं, ये वोटेड, एक एक जो लाइन थी, एक एक वर्ड, सोवरन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए या नहीं, सोशलिस्ट के ऊपर भी डिस्कशन की गई। आगे आने वाले क्वेश्चन में आप देखोगे सोशलिस्ट को क्यों ड्रॉप किया गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस सब के ऊपर डिस्कशन, एक एक वर्ड के ऊपर कि कौन कौन सा वर्ड प्रीएम्बल का पार्ट होना चाहिए, कौन सा वर्ड प्रीएम्बल का पार्ट नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सो 1 ओनली A is going to be the right answer. 5 6 consider the following statement with reference to state reorganization in India after independence. Okay, the State Reorganization Commission in 1953 recognized linguistic homogeneity as a possible factor of reorganization of the state. So that's correct. हालांकि इन्होंने रिकमेंड नहीं किया था, एक लाइन जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, रिकमेंड उन्होंने कहा था कि हाँ ये एक फैक्टर हो सकता है, बट वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, हम नहीं रिकमेंडेशन इस तरह का दे रहे हैं, ये फैक्टर हो सकता है। सेकेंड, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एडवोकेटेड वन लैंग्वेज वन स्टेट एज सोल बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये गलत है आपका। ओडिशा वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, नहीं, वो नहीं, आंध्र प्रदेश जो है वाज द फर्स्ट, आंध्रा वाज द फर्स्ट 1953, जो कि मद्रास से सेपरेट हुआ था, एंड दैट वाज द करेक्ट। सो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, करेक्ट 1 ओनली इज द करेक्ट, दैट इज B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 569 विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23। सो आर्टिकल 23 किस किस चीज के साथ डील करता है? आपका फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी वगैरह के साथ डील करता है। तो चाइल्ड लेबर नहीं, आर्टिकल 24 में डील किया गया। कंपल्सरी सर्विस एक एग्जम्पशन है जो कि अगेन आर्टिकल 24 में डील किया। देवदासी सिस्टम जो है वो आर्टिकल 23 में डील किया गया है। सो 3 ओनली इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज C। 570 आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन abolishes untouchability and forbids its practice in any form. In this context, consider the following statement. The term untouchability has nowhere been defined in the constitution. So ये बिल्कुल करेक्ट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइंड है अनटचेबिलिटी जो है। It is only fundamental right available against state as well. नहीं, बहुत सारे fundamental right like article 23, article 24 and many more fundamental rights are अवेलेबल इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्टेट के अगेंस्ट भी अवेलेबल है एंड प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, हमें करेक्ट बताना है। सो A, दैट इज 1 ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। 5 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो ऑब्जेक्टिव, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय B, अरे यार बहुत फेमस स्टेटमेंट है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्टर B आर अम्बेडकर ने, इट इज नेहरू हु इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये गलत हो गया आपका आंसर में, ये नहीं, एक कहीं नहीं हो सकता। सो A तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। इट लेट डाउन द सिक्योरिंग ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एज वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ, सो ये आपका करेक्ट है। इट डिक्लेयर्ड पीपल ऑफ इंडिया एज द सोर्स ऑफ ऑल पावर, यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 2 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट स्टेटमेंट एंड C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेटेड द इंक्लूजन ऑफ टर्म सोशलिस्ट, इट वाज ओमिटेड एट अ लेटर स्टेज फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। आप सभी जानते हैं सोशलिस्ट जो वर्ड आज प्रीएम्बल में है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था आपको कि ऑल्दो सोशलिस्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ था कि सोशलिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए या नहीं, तो इसको क्यों ओमिट किया गया ये क्वेश्चन पूछा है। रीजन ऑफ ओमिशन इज बीइंग आस्क्ड। तो क्या रीजन हो सकते हैं इन 4 पॉसिबल रीजन? इट वाज ओमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन कैपिटलिस्ट। नहीं भाई, चाहे मतलब ऐसा नहीं है कि रसिया का इन्फ्लुएंस था या अमेरिकन कैपिटलिस्ट का इन्फ्लुएंस, ऐसा नहीं है। तब तो हम सोवरेन अपने आप को अगर अमेरिका या रसिया को इंट्रूड करने देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जैसे फंक्शन में, हाउ कुड वी हैव क्लेम्ड प्राउडली आवरसेल्फ एज अ सोवरेन नेशन? सो दैट्स इनकरेक्ट। इट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसाइड एनी काइंड ऑफ सोसाइटी पीपल शुड। सो ये कंसीडरेशन वाला, इसको कंसीडरेशन, अभी 2 स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसको कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग
रहा, थोड़ा थोड़ा ये सही लग रहा है। इट वॉज ओमिटेड टू इंक्रीज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, नहीं, इसका प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है। फिर तो कैपिटलिस्ट, अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को देखते तो हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी डिसाइड करते ना, हम लोग क्यों। इट वॉज सीन एज माइनॉरिटी अपीजमेंट एज इट सेंटर्ड ओनली, नहीं, माइनॉरिटीज का भी ऐसा कुछ लेना देना नहीं है ना। सो दैट्स इनकरेक्ट। सो ओनली पॉसिबल आंसर दैट आई कुड सी दैट इज सी, और यही एक्सप्लेन भी करता है कि भाई क्यों सोशलिस्ट, यही एक्चुअल रीजन था। सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन ऑफ ट्रिनिटी डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर। तो इसके लिए भी अगेन आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। जो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बताया डॉक्टर अंबेडकर ने, प्रियम्बल के 3 वर्ड्स को बताया था, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि ऑप्शन ए में आपके प्रेजेंट है। नेक्स्ट question, which of the following parts of the constitution reveal asymmetric federal character of the Indian state? asymmetric federal character क्या होता है? सबसे पहले आपको फेडरल कैरेक्टर के क्या क्या प्रोविजंस है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो फेडरलिज्म को, इंडियन फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। ठीक है, सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, जहाँ यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर, तो वहां से आपको पता चल, और जब फेडरल फीचर से फेडरल कैरेक्टर आपका पता चल जाएगा तो एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको मैं एक्सप्लेनेशन में अभी डिटेल में नहीं जा सकता। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले आप फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझो और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का डिक्शनरी मीनिंग मालूम करने की कोशिश करो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट? सो शेड्यूल 1 यूनियन ऑफ द स्टेट के साथ डील करता है, इसका सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, शेड्यूल 4 यस इट डील्स विद एसिमेट्रिक फेडरल के, इट रिफ्लेक्ट्स, एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट करता है एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर। कैसे? किसी राज्य को तो आपने 2 सीटें दे रखी है, किसी राज्य को 4, किसी राज्य को 6, किसी राज्य को 20, है ना। पॉपुलेशन को आपने अल्टीमेटली बेसिस माना, स्टेट एज ए एंटिटी को आपने पॉपुलेशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन राज्यसभा सीटों का। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां सिमेट्रिक फेडरलिज्म इस रिगार्ड में बोला जाता है क्योंकि हर एक जो प्रोविंस है उनके पास 50 प्रोविंसेस हैं अलास्का को मिला के, राइट। तो 2 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में उनके सभी स्टेट्स का है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। सो ये आपका एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को दर्शाता है। शेड्यूल 6 भी आपके एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को दर्शाता है। क्यों एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को दर्शाता है? बिकॉज यहाँ शेड्यूल 6 एरियाज में आप देखो गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है उनका रोल और उनका डोमिनेंस काफी पड़ जाता है इन रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कौन डिक्लेयर करता है शेड्यूल 6 एरिया, उससे आपको पता, और उन सब के ऊपर किसका कंट्रोल है? इन सभी गवर्नर और प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, सो ये भी एसिमेट्रिक। शेड्यूल 7 नहीं, शेड्यूल 7 तो एसिमेट्रिक नहीं, ये रादर फेडरल कैरेक्टर, सिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर को दर्शाता है। 2 and 3 is going to be the right answer and hence B is going to be the right answer. Which of the following statement is are correct in reference to the NPR, National Population Register? It is a register containing name of the Indian citizens only. नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में जो भी रह रहे हैं लीगली और इलीगली दोनों का डेटा है ना, दोनों का डेटा इस रजिस्टर ने कंपाइल किया है। द NPR डेटाबेस कंटेन द डेमोग्राफी एज वेल एज बायोमेट्रिक पर्टिकुलर। सो ये करेक्ट है, हमें करेक्ट ही बताना है। सो 2 only is going to be the correct. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंक्लूजन ऑफ प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली 50% ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड ज्वाइंड इंडिया। ऐसा कोई डेटा, क्वांटिफाइबल डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, जूनागढ़ वॉज मेड पार्ट ऑफ बाई मीन्स ऑफ रेफरेंडम। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट ही बताना है। So 2 only is going to be the correct statement. Which of the following fundamental rights are available against action of both state as well as private individual? So no discrimination on the basis of race, religion. That's correct. ये दोनों के मतलब state के against भी available है, private individual के actions के against भी available. Abolition of untouchability, yes. State practice करे या individuals practice करे, दोनों के against illegal है. Prohibition of human trafficking, yes that's correct. and prohibition of child labor does not matter भाई स्टेट प्रैक्टिस कर रहा है या इंडिविजुअल्स, दोनों के अगेंस्ट लॉ जो आएगा
आर्टिकल 35 के अंडर जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी वो दोनों को पनिशमेंट देगी, है ना। सो 1 2 3 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 5-7 द इसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन। अभी इसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन भी क्या है, आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 में हम लोगों ने कवर कर रखा है। आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 आप यूटिलिटेरियन आईएएस के नाम से सर्च मारिएगा, वहां आपको ये मिल जाएगा। सबरीमाला का एग्जाम्पल लेके मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया, तो ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन की तरह। तो इसेंशियलिटी doctrine forms the basis of which of the following provisions of the Indian Constitution? So it deals with article 25 and 26. ठीक है, D is going to be the right answer. Second last question, which of the following features was or were borrowed by the Indian Constituent Assembly from the American Constitution? Due process of law. So yes, USA. PEBL जो article 21 में है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश वो यूके से है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेन आर्टिकल 21 में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिड्यूस किया था वो यूएसए से हमने बोरो। वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरपर्सन ऑफ द अपर हाउस, तो वाइस ये जो आपके प्रेसिडेंट है ना, वो चेयरमैन होंगे, राज्यसभा के हैं, राइट। वहाँ भी यूएसए में भी ये कॉन्सेप्ट है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अपर हाउस के वो चेयरमैन होते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सो नहीं, यूएसए में एक्चुअली इंटीग्रेटेड, इंडिया में तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी, बट यूएसए में इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। सो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, न कि यूएसए से। यहाँ जो है फेडरल कोर्ट्स अलग है और स्टेट प्रोविंशियल कोर्ट्स अलग हैं, ठीक है। सो 1 and 2 only is going to be the right answer, A. 580 with reference to the preventive detention in India, consider the following statement. It is mandatory to inform detainee on the grounds of arrest before he is taken into the custody. नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर किसी एनिमी एलियन को अगर अरेस्ट आप कर रहे हो, स्टेट अथॉरिटीज अरेस्ट, तो उनको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जनरली जरूरत होती है, बट इस केस में जब एनिमी एलियन को या सिक्योरिटी अगर थ्रेट कर है कोई, ठीक है, तो उनको अरेस्ट करने के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको लिया, इट इज कंपल्सरी टू प्रोड्यूस डिटेन्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। नहीं, ये भी एकदम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है ना। 24 आवर में जनरली प्रोड्यूस करना है, बट कम्यूटेशन टाइम वगैरह ये सब अकाउंट में लेना है। करेक्ट कौन कौन सा है? सो कोई भी करेक्ट नहीं है, दैट इज डी इज गोइंग टू बी द right answer. So with this we are wrapping up this video as well. In the next video we'll meet you from 581 to 600. Till then, bye bye.